Hi everyone, this is our first lecture for welded joint और आज हम welded joint शुरू कर रहे हैं। अब देखते हैं welded joint का क्या क्या एडवांटेज है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि welded joint का यूज हमने क्यों किया। हमने इससे पहले रिवेटेड जॉइंट और वोल्टिंग का यूज़ कर चुके हैं, तो अब क्या बात हुई जो हम वेल्टेड जॉइंट को यूज़ करने लगे। तो उसी के टर्म में हमारा कुछ एडवांटेज है कि क्यों हम इस वेल्डेड जॉइंट को यूज़ करते हैं। तो नंबर फर्स्ट एडवांटेज, वेल्डेड जॉइंट ऑफर्स मोर एफिशिएंट यूज ऑफ मटेरियल। इसमें जो मटेरियल का यूज है वो काफ़ी एफिशिएंटली करते हैं एंड इट इज़ ड्यू टू द वेल्डिंग ओनली डेट वी आर एबल टू हैव वन पीस कंस्ट्रक्शन। और इस वेल्डिंग के कारण सिंगल वन पीस कंस्ट्रक्शन, एक रिजिड कंस्ट्रक्शन हमें मिलता है। Now, welding helps in speeding up erection and construction process. अब जो कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है वो रिवेटिंग और बोल्टिंग करने में काफ़ी समय जाता था, तो इसीलिए ये कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को भी इंक्रीज कर देता है, फास्ट कर देता है, स्पीड अप कर देता है। नाउ नंबर 3, इट ऑफर्स लाइट वेट कंस्ट्रक्शन। अब इसमें क्या होगा, जॉइंट का संख्या कम होगा और रिवेट या बोल्ट इसमें होगा नहीं, तो इसका जो वेट है वो काफ़ी लाइट वेट हो जाएगा, तो हमारा कंस्ट्रक्शन ओवरऑल लाइट वेट का मिलेगा एंड दस कट्स कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, और इसीलिए ये कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को भी घटाएगा। कनेक्टिंग द स्टील प्लेट्स आर रिड्यूस्ड और एलिमिनेटेड, देयर बाय रिड्यूसिंग द सेल्फ वेट ऑफ स्ट्रक्चर, और इसके कारण हमारा सेल्फ वेट ऑफ स्ट्रक्चर भी घट जाएगा। क्योंकि अगर हम यहाँ देखें, यहाँ से अगर हम देखें कि हमारा ये एक प्लेट है, हमारा ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट, सॉरी, और हमारा ये एक दूसरा कोई प्लेट है। हम इसको रिवेटिंग कैसे करते थे या बोल्टिंग कैसे करते थे, तो इसके कारण इसका जो ओवरलैपिंग हुआ दोनों का, ये वेट बढ़ गया। लेकिन अगर हम अगर बात करें वेल्डेड जॉइंट का, तो इसमें हम सिंपल ये रखेंगे, एक मेंबर को दूसरे मेंबर को ऐसे रखेंगे और यहाँ पे हम वेल्डिंग आसानी से कर सकते हैं, यहाँ पे वेल्डिंग कर देंगे। तो इसके कारण क्या होगा, हमारा ओवरऑल जो सेल्फ वेट ऑफ स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी घट जाएगा। तो रिड्यूसिंग द सेल्फ वेट ऑफ स्ट्रक्चर, सेल्फ वेट ऑफ स्ट्रक्चर काफ़ी कम हो जाता है ना। अब देखते हैं चौथा नंबर एडवांटेजेस इसका। In the welding, no deduction for the holes are made and thus the holes of the gross section is effective in carrying the loads. अब इसमें देखिए वेल्डिंग में क्या होता है, इसमें कोई होल्स नहीं देते हैं। होल क्यों नहीं देते हैं, तो इसमें हमको रिवेट और या बोल्ट यूज़ करना नहीं है, तो इसमें कोई होल बनाएंगे नहीं। जब होल हम उसमें इंसर्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा ओवरऑल जो इस मेंबर का स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा। मतलब जो अब रेजिस्ट करेगा इस फोर्स को, वो फोर्स को रेजिस्ट करेगा ग्रॉस सेक्शन, ना कि नेट सेक्शन। नेट सेक्शन किस केस में होता है, जब उसमें होल्स मेड कर देते हैं। ओके, तो ग्रॉस सेक्शन जो होता है इसमें इफेक्टिव होता है लोड कैरिंग में, ग्रॉस सेक्शन इफेक्टिव होता है फॉर इन कैरिंग द लोड्स। ओके, इट परफॉर्म्स बेटर इन द केस ऑफ फैटिग लोड, इम्पैक्ट लोड एंड वाइब्रेशन। फैटिग में, इम्पैक्ट लोड में हो या वाइब्रेशन में हो, वो ये वेल्डेड जॉइंट जो है वो रिवेटेड या बोल्टेड जॉइंट से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। इसके कारण भी हम इसको यूज़ में लाते हैं। नाउ नंबर लास्ट एडवांटेज इज वेल्डिंग ऑफर्स कंप्लीट फ्रीडम टू आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट को ये काफ़ी फ्रीडम देता है कि आप जिस तरीके से चाहे उस तरीके से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, और इंजीनियर्स को भी काफ़ी ये फ्रीडम देता है कि आप एक पीस को जिस तरह से चाहे उस तरह से आप इसको एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। तो कंप्लीट फ्रीडम इसमें मिलता है। तो ये था कुछ एडवांटेजेस हमारा वेल्डेड जॉइंट का। अब यहाँ से बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ वेल्ड, कितने टाइप के वेल्ड होते हैं। तो मेनली जो टाइप्स ऑफ वेल्ड है वो हमें मिलता है यहाँ से 4 टाइप का वेल्ड मेनली। नंबर 1 इज़ द फिलेट वेल्ड एंड नंबर 2 इज़ द बट और ग्रूव वेल्ड, नंबर 3 इज़ द प्लग वेल्ड एंड नंबर 4 इज़ द स्लॉट वेल्ड। अब इसमें बात करते हैं हम सबसे फर्स्ट फिलेट वेल्ड के बारे में। तो फिलेट वेल्ड यहाँ से हम देखना
शुरू करते हैं फिलेट वेल्ड के बारे में। ये हमारा सपोज एक प्लेट है और ये हमारा एक दूसरा मेंबर है या प्लेट है। अब इसको हमें ज्वाइन करना है, तो इसको कुछ इस तरीके से ज्वाइन किया जाता है फिलेट वेल्ड की सहायता से। ये हमारा यहाँ से कुछ फिलेट वेल्ड हो जाता है यहाँ से इस टाइप का, और इसमें वेल्डिंग किया जाता है। उसी तरह से इस साइड भी फिलेट वेल्ड। इसको हम काफ़ी डीप में समझेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ फिगर समझा देते हैं कि ताकि समझने में आसानी हो। तो ये हमारा है फिलेट वेल्ड। अब बात करते हैं हम बट वेल्ड के बारे में। तो बट वेल्ड के बारे में हम पहले भी कुछ थोड़ा सा बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ये हमारा, और ये फिलेट वेल्ड का भी यूज़ करते हैं जब दो प्लेन जो है डिफरेंट डायरेक्शन में या डिफरेंट प्लेन में जॉइंट हो, दोनों डिफरेंट प्लेन में मीट हो। जब दो सेक्शन या दो कह सकते हैं हम कि प्लेट सेम प्लेन में जब जॉइंट करने की अगर बात रहेगी सेम प्लेन में, तो इस केस में हम बट वेल्ड या ग्रूव वेल्ड का यूज़ करेंगे। यहाँ से हम इसमें बट वेल्ड या ग्रूव वेल्ड का यूज़ करेंगे। अब इसका डिफरेंट टाइप्स है बट वेल्ड का और ग्रूव वेल्ड का। तो ये सेम प्लेन में बट वेल्ड और डिफरेंट प्लेन अगर होगा तो ये फिलेट वेल्ड हो जाएगा। ये हमारा हो गया बट वेल्ड। बट वेल्ड का दूसरा नाम है ग्रूव वेल्ड, इसको कहते हैं ग्रूव वेल्ड। अब प्लग वेल्ड और स्लॉट वेल्ड अब देखते हैं यहाँ से। तो इस फिगर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डेड कनेक्शन है, तो इस डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डेड कनेक्शन को देखते हैं। अगर हम यहाँ देखें, अभी हम बात किए हैं फिलेट वेल्ड के बारे में। तो ये देखिए आपका ये यहाँ से ये फिलेट वेल्ड है। ये एक मेंबर ये हो गया, दूसरा मेंबर ये हो गया, और यहाँ फिलेट वेल्ड फिल किया हुआ है। ओके, अब यहाँ से बात करते हैं फ्लैट बट वेल्ड। अब ये एक मेंबर था और ये दूसरा एक मेंबर ये था, और इसके बीच में ये बट वेल्ड किया हुआ है, तो ये हुआ हमारा बट वेल्ड। अब तीसरा आता है मेरा प्लग वेल्ड। तो ये मेंबर में एक होल करके और उसमें वेल्डिंग जब करते हैं, तो ये हमारा आता है कुछ इस प्रकार से मेंबर में होल करके और उसमें वेल्डिंग करते हैं, तो ये हमारा आता है प्लग वेल्ड। ओके, उसी तरह से यहाँ हम देख सकते हैं कि टी फ्लैट वेल्ड मतलब टी टाइप का जो वेल्ड होगा उसको टी फ्लैट वेल्ड कहेंगे, और ये वर्टिकल डायरेक्शन में है तो इसको वर्टिकल फिलेट वेल्ड कहेंगे, और ये फ्लैट फिलेट है तो इसको फ्लैट फिलेट, और ये जब दो मेंबर के कॉर्नर के बीच वेल्डिंग करना है तो इसे कहेंगे कॉर्नर बट वेल्ड। तो ये था हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्ड। अब यहाँ बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिलेट वेल्ड कि अब फिलेट वेल्ड कितने प्रकार का होता है। तो फिलेट वेल्ड 3 प्रकार के मेनली हो सकते हैं। नंबर 1 कॉन्वेक्स, इसमें जो ये सरफेस है ये कुछ प्रकार से कॉन्वेक्स होगा। ओके, और इसका सरफेस टेंशन में नहीं है। और यहाँ अगर हम बात करें तो इसका सरफेस कैसा है, कॉनकेव है, मतलब कुछ इस प्रकार से कॉनकेव है, और इसका सरफेस जो है ये टेंशन में, दिखने से ही लग रहा है कि टेंशन में। और तीसरा हमारा जो आता है मैट्रे, इसका एक साइड जो होगा वो एकदम स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ फिलेट वेल्ड। अब यहाँ से हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बट वेल्ड। बट वेल्ड कितने टाइप से, तो बट वेल्ड डिफरेंट टाइप्स का होता है। स्क्वायर बट वेल्ड होता है, सिंगल भी होता है, मतलब भी टाइप का ग्रूविंग होता है और उसमें वेल्डिंग किया जाता है, तो उसको कहते हैं सिंगल भी। यदि ग्रूविंग डबल भी हो, मतलब ऊपर भी और नीचे भी हो और उसमें उसको वेल्डिंग किया गया हो, तो उसको कहते हैं डबल भी। ये है हमारा सिंगल यू, ये डबल यू, और ये सिंगल टी है, मतलब टी शेप का यहाँ वेल्डिंग किया गया है, इसे टी शेप का किया गया है। और ये डबल टी है, और ये सिंगल बेवल है, ये सिंगल बेवल है, और जब दोनों साइड रहेगा तो ये डबल बेवल हो जाएगा, और ये सिंगल जे, उसी तरह डबल जे भी हो सकता है। तो ये था हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ बट वेल्ड।
और ये था हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिलेट वेल्ड। तो ये था हमारा टोटल का टोटल टाइप्स ऑफ वेल्ड। अब देखते हैं कि वेल्डिंग करने में जो हमारा वेरियस टाइप्स ऑफ डिफेक्ट आता है वो डिफेक्ट किस किस प्रकार का होता है और इस डिफेक्ट के कारण क्या क्या वेल्ड में डिसएडवांटेज इसका हो सकता है। तो नंबर फर्स्ट हमारा जो डिफेक्ट है वो है इनकम्प्लीट फ्यूजन, मतलब फ्यूजन जो है इनकम्प्लीट हो। तो इनकम्प्लीट फ्यूजन में इट इज़ द फेलियर ऑफ बेस मेटल, ये बेस मेटल का फेल्यूर है, ओके, टू गेट कम्प्लीटली फ्यूज्ड विद द वेल्ड मेटल। पूरे का पूरा कम्प्लीटली वेल्ड का जो मेटल है उससे कम्प्लीटली फ्यूज नहीं हो पाता है, और ये फेल्यूर ऑफ द बेस मेटल है। दिस डिफेक्ट अकर्स ड्यू टू द रैपिड वेल्डिंग, रैपिड वेल्डिंग के कारण अक्सर ये डिफेक्ट देखा जाता है, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ फॉरेन मटेरियल्स ऑन द सर्फेसेस टू बी वेल्डेड, और जिस सरफेस को वेल्ड करना है उस पर ये फॉरेन मटेरियल जमा हो जाता है, उसके कारण वो कंप्लीट फ्यूजन नहीं दे पाता है। अगर इसको हम और डिटेल्स से देखें इनकम्प्लीट फ्यूजन्स को, तो हम यहाँ से देख सकते हैं इनकम्प्लीट फ्यूजन्स को। ये हमारा देखिए ये इनकम्प्लीट फ्यूजन हुआ है, मतलब ये जो बेस मेटल है इसका फ्यूजन सही तरीके से नहीं हो पाया। अगर इसका फ्यूजन होता है सही तरीके से तो कुछ ये इस प्रकार आता, लेकिन ये फ्यूजन सही से नहीं हो पाया। और इसमें भी अगर देख सकते हैं ये ग्रूविंग के एकदम सटा हुआ बिल्डिंग हुआ है, मतलब इनकम्प्लीट फ्यूजन हुआ है, फ्यूजन सही तरीके से इस बेस मेटल का नहीं हो पाया। तो ये था हमारा लैक ऑफ फ्यूजन के कारण जो होता है वो इनकम्प्लीट फ्यूजन डिफेक्ट कहते हैं इसको। अब यहाँ से बात करते हैं नंबर 2 इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, मतलब वेल्डिंग मटेरियल जो है वो सही तरीके से पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, मतलब सही तरीके से एक खास डेप्थ तक नहीं पहुँच पाता है, मतलब पेनिट्रेट मतलब यहाँ छेद नहीं कर पाता है सही तरीके से। इट इज़ द फेल्यूर ऑफ द वेल्ड मेटल। इनकम्प्लीट फ्यूजन था फेल्यूर ऑफ द बेस मेटल, और यहाँ है ये है फेल्यूर ऑफ द वेल्ड मेटल, ये वेल्ड मेटल का फेल्यूर है, ओके। एंड टू पेनिट्रेट कम्प्लीटली विद द डेप्थ ऑफ द जॉइंट, जितना जॉइंट का डेप्थ है उसको ये कम्प्लीटली पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। दिस डिफेक्ट नॉर्मली अकर्स विद द सिंगल भी, ये नॉर्मली सिंगल भी के साथ देखा जाता है एंड बेवल जॉइंट के साथ देखा जाता है, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ लार्ज साइज इलेक्ट्रोड्स, और लार्ज साइज इलेक्ट्रोड्स के कारण भी ये इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन कभी कभी देखा जाता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो पेनिट्रेशन है ये हमारा एक फिलेट वेल्ड है, और इसमें देखिए ये पेनिट्रेशन सही से नहीं हो पाएगा। अगर इसमें पेनिट्रेशन होता तो ये कुछ इस प्रकार से वेल्ड हमारा आता, और यहाँ भी ये पूरे का पूरा पेनिट्रेशन नहीं हो पाया, मतलब ये पूरे डेप्थ का ऊपर तक ही पेनिट्रेशन हो पाया, नीचे कुछ डेप्थ जैसे कि रूट फेस है ये बच गया है। तो ये था हमारा ये दोनों इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, सही से पेनिट्रेट नहीं कर पाया बट वेल्ड, उसके कारण ये बट वेल्ड मेटल, इसके कारण ये फेल्योर आता है। नाउ नंबर 3 इज द पोरोसिटी। अब पोरोसिटी मीन्स एक तरह से वॉइड। तो पोरोसिटी क्यों होता है? इट अकर्स ड्यू टू द गैस और वॉइड पॉकेट्स। गैस का यदि वॉइड्स का एक पॉकेट बन जाए, गैस और द वॉइड पॉकेट्स, वॉइड मतलब खाली स्थान बन जाए वेल्डिंग में, एंट्रैप्ड इन द वेल्ड वाइल कूलिंग, जो वेल्ड कूल ठंडा होने लगता है तो उसमें एंट्रैप्ड हो जाता है, फंस जाता है ये वॉइड या गैस। दिस रिजल्ट इन द स्ट्रेस कंसंट्रेशन, और उसके कारण क्या होता है, स्ट्रेस का कंसंट्रेशन होना शुरू होता है, एंड रिड्यूसेस द डक्टिलिटी ऑफ मेटल। और ऑब्वियसली जब उसमें वॉइड बनेगा तो उसका मेटल का डक्टिलिटी को ये घटाएगा। तो ये है हमारा कुछ इस तरीक़ा से गैस पॉकेट बन जाता है। ये ठंडा होने के समय ये जो सर्कल टाइप का है बीच में छोटा सा, ये हमारा गैस पॉकेट है। कूलिंग के समय ये गैस पॉकेट क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण हमारा जो मटेरियल है उसका डक्टिलिटी भी घट सकता है, ये घट जाता है। अब अगला देखते हैं स्लैग इंक्लूजन। स्लैग इंक्लूजन मीन्स जो राख है, बिल्डिंग का राख, वो बीच में इंक्लूड हो जाएगा, फंस जाएगा। तो ये भी एक प्रकार का डिफेक्ट है। तो इस डिफेक्ट को देखते हैं। दीज आर द मेटालिक ऑक्साइड्स, ये एक प्रकार का मेटालिक ऑक्साइड्स होता है, एंड द अदर सॉलिड कंपाउंड्स विच आर समटाइम्स फाउंड एज elongated और globular inclusions being lighter than the molten material। जो molten material होता है वो इससे लाइटर होता है, हल्का होता है,
एंड दीज आर फ्लोट एंड राइज टू द वेल्ड सरफेस। ये फ्लोट करने लगता है और राइज कर जाता है वेल्ड सरफेस पे, जिस सरफेस को वेल्ड करना है उसके सरफेस पे। फ्रॉम वेयर दीज आर फॉर्म्ड आफ्टर कूलिंग ऑफ द वेल्ड, और उसके बाद ये कूल होने के बाद, ठंडा होने के बाद ये फॉर्म हो जाता है। तो ये हमारा स्लैग का इंक्लूजन हो गया। इस फिगर में हम देख सकते हैं, ये डी वाले फिगर में स्लैग का बीच में एक इंक्लूडेड स्लैग हो गया, स्लैग का इंक्लूजन। और नंबर लास्ट हमारा जो डिफेक्ट है वो है क्रैक्स। सेकेंड लास्ट नंबर ये है हमारा क्रैक्स। अब क्रैक्स क्या होता है, तो क्रैक्स कैन बी हॉट और कोल्ड। क्रैक दो प्रकार का हो सकता है, या तो हॉट या कोल्ड क्रैक हो सकता है। हॉट क्रैक्स अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। हॉट क्रैक हो सकता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फर के प्रेजेंस के कारण, कार्बन के प्रेजेंस के कारण, सिलिकॉन के प्रेजेंस के कारण, या हाइड्रोजन के प्रेजेंस के कारण इन द वेल्ड मेटल। सल्फर, कार्बन, सिलिकॉन और हाइड्रोजन के कारण हॉट क्रैक होगा। Phosphorus and hydrogen trapped in the hollow space of the metal structure gives rise to the formation of cold crack। अब cold crack किसके कारण होगा, फॉस्फोरस के कारण हो सकता है या हाइड्रोजन के कारण हो सकता है, यदि ये हॉलो स्पेस में ट्रैप्ड हो जाए मेटल के। अब प्री हीट, अब इसको कैसे बचा सकते हैं क्रैकिंग से, तो वेल्डिंग से पहले हम प्री हीटिंग करते हैं। प्री हीटिंग ऑफ द मेटल टू बी वेल्डेड एलिमिनेट्स द क्रैक फॉर्मेशन। अब जिस मेटल को हमको वेल्डिंग करना है उस मेटल को पहले प्री हीटिंग करेंगे, मतलब पहले से उसको हीट कर देंगे, तो ये क्रैक को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं नंबर लास्ट हमारा जो डिफेक्ट्स है वेल्डिंग में, वो है अंडर कटिंग। अब अंडर कटिंग क्या है, तो पहले इसको हम फिगर से समझते हैं अंडर कटिंग, उसके बाद देखते हैं। ये अंडर कटिंग एक प्रकार का है कि ये जो बेस मेटल है इसको सही तरीके से कट नहीं कर पाया है, तो इसी को कहते हैं अंडर कटिंग। तो इसका डिफिनीशन देखते हैं और समझते हैं कि ये क्या कहता है। तो यहाँ से देखते हैं अंडर कटिंग। इट इज़ द लोकल डिक्रीज इन द थिकनेस ऑफ पेरेंट मेटल। ये पेरेंट मेटल के थिकनेस में डिक्रीज को कहते हैं, घटने को कहते हैं, विद द बिट मेटल एट द वेल्ड टो, वेल्ड के टो पे। दिस इज कॉज्ड बाय द यूज ऑफ एक्सेसिव करेंट। इस किसके कारण होता है, बाय द यूज ऑफ एक्सेसिव करंट। यदि करंट का हम ज़्यादा यूज कर देंगे वेल्डिंग करंट का, तो उसके कारण ये होता है। एंड वेरी लॉन्ग आर्क, और वेरी लॉन्ग आर्क के कारण भी ये डिफेक्ट्स हमें देखने को मिलता है ना। लास्ट हमारा जो टॉपिक है आज के लेक्चर नंबर पार्ट 1 का, वो है एजम्पशंस इन द एनालिसिस ऑफ वेल्डेड जॉइंट। अब वेल्डेड जॉइंट जब करेंगे, इससे पहले भी जो हम रिवेटेड जॉइंट किए या बोल्टेड जॉइंट किए, उसमें भी हम एजम्पशंस लेके चले थे, काफ़ी सारा एजम्पशंस की क्या क्या एजम्पशंस है। देखिए, एजम्पशंस एक प्रकार का अवधारणा है। अवधारणा मीन्स वो चीज़ जो वास्तव में सही तो नहीं है, लेकिन हम अपने कन्वीनियंस के लिए उसे मान लेते हैं, अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए या अपने फॉर्मूला को आसान बनाने के लिए उसको हम एक तरह से अवधारणा है जिसको मान लेते हैं। एजम्पशंस मीन्स कि अवधारणा, इसका हिंदी में मतलब ये परफेक्टली ट्रू नहीं होता, आइडियली ये ट्रू नहीं होता है, लेकिन कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम लोग इसे मानते हैं। तो नंबर फर्स्ट एजम्पशन है वेल्डेड जॉइंट में, द वेल्ड कनेक्टिंग द वेरियस पार्ट्स ऑफ ए स्ट्रक्चर आर होमोजीनियस। जो वेरियस पार्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को कनेक्ट करता है वो जो होना चाहिए होमोजीनियस होना चाहिए, आइसोट्रॉपिक होना चाहिए और इलास्टिक एलिमेंट्स होना चाहिए। ओके, होमोजीनियस, आइसोट्रॉपिक, इलास्टिक एलिमेंट्स होना चाहिए। अब यहाँ अगर हम होमोजीनियस की बात करें, तो अगर मेटल में सभी पॉइंट पे जो उसका नेचर होगा वो सेम होना चाहिए। आइसोट्रॉपिक, सभी डायरेक्शन में जो स्ट्रेन का वैल्यू या स्ट्रेस का वैल्यू होगा वो एक खास नेचर में डिफ्लेक्ट करेगा या बढ़ेगा या घटेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस का वेरिएशन कुछ अमाउंट का है और वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस का वेरिएशन कुछ एक और अमाउंट का है, इसमें दोनों डायरेक्शन में वेरिएशन जो होगा वो सेम अमाउंट। इलास्टिक एलिमेंट्स, इलास्टिक मटेरियल वैसा मटेरियल है जब अगर उस मटेरियल को इलास्टिक लिमिट तक लोड को बढ़ाएंगे, अगर उस लोड से एक्सटेंड कर देंगे इलास्टिक लिमिट, तो उसका जो ओरिजिनल शेप है वो अपने ओरिजिनल शेप को प्राप्त नहीं कर पाएगा। यदि उस पॉइंट से उसको नीचे रखेंगे तो वो अपने ओरिजिनल शेप को प्राप्त कर लेगा। तो वैसे मटेरियल को इलास्टिक मटेरियल कहते हैं। तो वो जो वेल्ड
कनेक्ट करेंगे वेरियस पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर का वो होमोजीनियस होना चाहिए, आइसोट्रोपिक और इलास्टिक होना चाहिए। नंबर सेकेंड एजम्पशन जो है, द पार्ट्स कनेक्टेड टू द वेल्ड आर रिजिड। जो पार्ट हम कनेक्ट करेंगे वेल्ड में वो रिजिड होना चाहिए, मतलब फ्लेक्सिबल ना हो, रिजिड हो, एंड देयर डिफॉर्मेशंस आर इग्नोर्ड, और जो भी उसमें डिफॉर्मेशन आएगा उसको इग्नोर कर देना। ओनली द स्ट्रेस ड्यू टू एक्सटर्नल लोड आर कंसीडर ना। अब ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, सिर्फ वही स्ट्रेस को हम कंसीडर करेंगे जो एक्सटर्नली अप्लाइड हो रहा है। ओनली द एक्सटर्नल लोड्स आर कंसीडर, जो एक्सटर्नली लोड अप्लाई हो रहा है मेंबर पे उसी को हम लोग कंसीडर करेंगे। स्ट्रेस अब उसमें रेसिजुअल स्ट्रेस भी हो सकता है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन भी हो सकता है, एंड शेप ऑफ द वेल्स आर नेग्लेक्टेड। ये सब स्ट्रेस, इसके कारण जो आएगा स्ट्रेस, रेसिजुअल स्ट्रेस हो या स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो या शेप के कारण जो स्ट्रेस वेल्ड में आ जाता है, उस सब स्ट्रेस को क्या करना है, हमको नेग्लेक्ट करना है। तो ये था हमारा वेल्डेड कनेक्शन का लेक्चर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 1 था। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, काफ़ी थ्योरेटिकल टाइप का था ये लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप इस लेक्चर को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।